नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कमाल की बात यह है कि जब बजरी का नाम राजस्थान में आता है अवैध अपने आप जुड़ जाता है। लेकिन आज बात उसकी नहीं, बात वैध की, बात बजरी की, जिसके लिए कहा जाता है कि बनास का सीना छीला गया, अरावली मिट्टी में मिला दिया गया। अवैध कारोबार ऐसा पनपा कि पूरा सिस्टम हिल गया। लेकिन क्या अब अवैध खनन, अवैध दोहन, अवैध सप्लाई, अवैध खनन के साथ सब वैध होने के साथ इन तमाम अवैध के आगे से हट जाएगा और सिर्फ वैध बचेगा? सवाल इसलिए क्योंकि 4 सालों के बाद बजरी खनन से रोक हट गई है। यानी अब जल्द ही 82 लीजों में नियम के मुताबिक बजरी खनन होने लगेगा। बजरी की कोई किल्लत नहीं होगी। घर हो, सड़क हो, बिल्डिंग हो या फिर फ्लाईओवर हो, जहां जहां बजरी की किल्लत काम को रोक रही थी वो रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे। सरकार को राजस्व का फायदा होगा, आम आदमी से अवैध वसूली खत्म होगी, माफिया राज का तिलिस्म टूट जाएगा। क्या राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा? उम्मीद यही है और बजरी से हटी रोक के पीछे के तर्क भी यही है। लेकिन क्या अवैध खनन अवैध कारोबार को रोक पाएगा या फिर इसका उल्टा होता हुआ भी नजर आ सकता है? यानी जो बजरी माफिया अभी तक बजरी की किल्लत बताकर मनमाने दाम वसूल रहे थे, क्या अब वो अवैध बजरी को कम दामों में बेचकर लीज धारकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि माफिया को टैक्स नहीं देना, लीज का पैसा नहीं देना, तो लागत कम होगी और रेट भी कम होंगे। ऐसे में क्या बजरी पर लगी रोक हटने के बाद जरूरी हो गया है कि माफिया राज को खत्म किया जाए, इस तिलिस्म को तोड़ा जाए? अगर यह मुमकिन है तो कैसे? आज बात इसी मुद्दे पर। यकीनन रोक हटने से सरकारी काम रफ्तार पकड़ेंगे, प्रॉपर्टी व्यवसाय को पंख लगेंगे, लोगों को आसानी से बजरी उपलब्ध होगी। लेकिन क्या अवैध खनन रुकेगा, दोहन रुकेगा, माफियाओं का चक्रव्यूह टूटेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा जी। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप शर्मा जी। बिल्डर आत्माराम गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ मौजूद है। निर्मल, आपके साथ में चर्चा शुरू करना चाहूंगा क्योंकि वैध होने का मतलब होता है कि सब कानून के हिसाब से होगा। सबसे पहले तो यह बताइए कि जैसे ही ये खबर आई, मानकर चले कि राजस्थान का हर बंदा खुश था, बस माफिया राज को छोड़कर। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं नवीन शर्मा जिन्होंने याचिका लगाई, संदीप जिन्होंने दलीलें दी, पैरवी की, और वो आम जनता जिसकी भावनाएं ये थी कि जल्दी से जल्दी प्रदेश के अंदर वैध बजरी खनन शुरू हो। बात इतनी सी थी कि अवैध क्यों पनपा? अवैध पनपना एक सेकेंडरी थिंग है। पहली बात यह थी कि जिस पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाई गई थी बजरी खनन को लेकर, वो कितना आगे फलीभूत हो सका। क्योंकि जब अवैध माफिया पनपा, जब बजरी बंद हो गई, डस्ट के तौर पर, विकल्प के तौर पर देखा गया, लेकिन डस्ट अपनी बजरी की जगह नहीं ले पाई। ऐसे दौर में अवैध माफिया पनपता गया, ऐसा काला कारोबार पनपा कि जिसने 10 रुपए 20 रुपए फीट की जो बजरी थी उसको 150-200 रुपए फीट तक देना मजबूर हो गए। बिल्डर भी मजबूर थे, सरकारें भी मजबूर थी, आम आदमी भी मजबूर था, जिसका निर्माण या तो अटका हुआ था या जिसको नए निर्माण शुरू करने थे। तो निश्चित तौर पर वो पर्यावरण का इशू भी कहीं ना कहीं धूमिल हो गया। ऐसे में बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि क्यों नहीं आप इस पे अवैध कारोबार पर रोक लगा रहे। वहां नवीन शर्मा काम आया। मैं इसलिए इनको बार बार बधाई देता हूं कि इन लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की कि क्यों नहीं सरकार अपने सिस्टम से उस अवैध कारोबार को रोक पा रही है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनी थी विजेंद्र, उसकी आधारशिला वहीं से रखी गई। सेंट्रल एम्पावर्डमेंट कमेटी का गठन हुआ। एम्पावर्ड कमेटी ने प्रदेश की नदियों में जाकर के देखा किस तरह से नदियों को छलनी कर दिया था माफिया ने। उसके बाद उन्होंने वैध खनन की पुरजोर दलीलें वहां रखी, अपनी सिफारिशें वहां की कि वैध अगर नहीं शुरू हुआ तो अवैध और पनपता जाएगा, पर्यावरण को भी नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान हो रहा है, आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। उसका नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख को जब सुनवाई पूरी होगी, 27 अक्टूबर को, और आज उसमें जो फैसला दिया तो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बजरी का ट्रक 20 से 22 हजार रुपए का मिला करता था, जो अब 70 से 80 हजार रुपए तक का मिल रहा है, 20-22 आने में तो उसको वक्त लगेगा विजेंद्र, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी होगी माना जा सकता है कि 35 से 40 हजार तक तो कम से कम वो आएगा। यानी जनता को
जी। जो राहत मिलनी चाहिए थी वो भले धीरे धीरे मिले, लेकिन फौरी राहत के तौर पर 50% की कमी कम से कम बजरी को लेकर के उसमें आएगी, तो उससे निश्चित तौर पर बिल्डर्स को भी फायदा होगा, आम जनता को भी, सरकार को भी एक बार रेवेन्यू मिलने लगेगा। और जो लेसी जिनके पास करोड़ों रुपए की उन्होंने अपनी मशीनरी तैयार कर रखी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा था, उनको फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा होगा सरकार को। 1 लाख करोड़ रुपए का जो कारोबार था वो प्रभावित हुआ पिछले 3 से 4 साल के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, नए निर्माण होने, तहसील कार्यालय बनने थे, एसडीएम कार्यालय बनने थे, नए फ्लाईओवर बनने थे, रोड बने, सब कुछ इससे निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ। तो उम्मीद की जानी चाहिए अब प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भी कम आएगी, तो आत्माराम जी भी निश्चित तौर पर अपने जो इनके जो ग्राहक हैं, इनके जो उपभोक्ता हैं, उनको राहत दे सकेंगे। नवीन शर्मा इस बात के लिए खुश होंगे कि इनके 5000 से ज्यादा साथी जो बेरोजगार आज राजस्थान का हर वो आदमी खुश होगा जिसका मकान निर्माणाधीन होगा। उनको उम्मीद होगी कि अब सस्ते में, कम से कम जेब में पैसा बचेगा, उससे और काम राजस्थान में अपने मकान के अंदर कराया जा सकता है। लेकिन नवीन शर्मा जी, एक लंबी लड़ाई लड़ी सर। सवाल मेरा यह है कि कितने ट्रक ऐसे हैं जो बजरी ट्रक हैं, वो इस पूरे व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जिनकी रोजी रोटी पर संकट था, अवैध कारोबार अलग से पनप रहा था, दोहन हो रहा था। आज जो फैसला आया उससे रोजगार, बजरी ट्रक और बजरी, इसको लेकर किस तरीके के परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे? देखिए, जहां तक बजरी ट्रेड से जुड़े ट्रकों, वाहनों का सवाल है, तकरीबन 14-15 हज़ार व्हीकल्स हमारे पूरे राजस्थान में थे जो बजरी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उनके परिवार, इससे उनका भरण पोषण चल रहा था, सब चीज़ें थी। लेकिन जब से ये 16 नवंबर 2017 से सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के द्वारा इस पे बजरी खनन पे रोक लगाई गई थी, और उसके बाद में जैसे जैसे अवैध बजरी माफिया फलीभूत होते गए, तो हमारे जो व्यवसायी, जो ट्रेड से जुड़े लोग थे, जो व्यापारी वर्ग था, वो इससे दूर होता गया और उनके सामने एक बेरोजगारी का संकट सामने खड़ा होता गया। इससे लाखों लोग ऐसे थे जो इससे उनका परिवार चल रहा था, उनके सब सिस्टम चल रहे थे, वो सब प्रभावित हुए। आज वो बिल्कुल बेरोजगारी के स्टेज पे, हैंड टू माउथ वाली पोजीशन पे खड़े हैं। आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से आज फैसला सुनाया है और जिस तरह से सीईसी की रिकमेंडेशंस को माना है, ये सीईसी, आपको मैं बताना चाहूँगा, 19 फरवरी 2020 को मेरी रिक्वेस्ट पे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीईसी को राजस्थान में बजरी प्रकरण की जांच के लिए नियुक्त किया था। और उन्हें बोला था कि कैसे राजस्थान में जल्दी जल्दी लीगल बजरी चालू हो और कैसे अवैध बजरी माफियाओं पे अंकुश लगाया जा सकता है। इन दोनों पॉइंटों पे उन्होंने उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था। उसके ऊपर अक्टूबर 2020 के अंदर सीईसी के द्वारा राजस्थान विजिट किया गया। उस विजिट में हम उनके साथ थे और दिसंबर 2020 के अंदर उनके द्वारा उनकी रिपोर्ट तैयार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट कर दी गई थी। परंतु दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते हुए न्यायालय में केस नहीं लग पाया। पिछले महीने फिर केस लगा और 27 तारीख को लास्ट हियरिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने सीईसी के द्वारा जो रिकमेंड की गई थी, उनकी एडवाइस जो थी, उन सभी को माना है। बस खाली एक रिकमेंडेशन को छोड़ के कि जो पेनल्टी वाहनों पे, अवैध वाहनों पे जो पेनल्टी निर्धारित की गई थी, उसके बारे में मैंने भी सर्वोच्च न्यायालय को अपना ओपिनियन दी थी, क्योंकि इन पर्सन मैं वहाँ खुद अपीयर होता हूँ, मैं खुद आर्ग्यू करता हूँ, इसमें इसकी पैरवी कर रहा हूँ। तो मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बताया था कि खाली ओनली ट्रांसपोर्टर्स पे पेनल्टी करने से ही माफिया राज खत्म नहीं होगा। जब तक जो बेड के ऊपर इलीगल माइनिंग कर रहे हैं जो लोग, जो बड़े बिग बुल हैं, जो लोग जिनके पीछे पूरे राजनीतिक संरक्षण है, जिनको पूरा प्रोटेक्शन है, उन पे जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस क्रिएट नहीं होंगे, तब तक खाली ट्रांसपोर्टर पे खाली फाइन करने से इस पे रोकथाम नहीं लग पाएगी। तो निश्चित तौर पे आज जो लीगल बजरी के लिए उन्होंने अलाउ किया है, रिकमेंडेशंस को माना है सीईसी को, राजस्थान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सस्ती दर पे सुलभ तरीके से बजरी उपलब्ध होगी, अच्छी गुणवत्ता की बजरी उपलब्ध होगी लोगों के। लेकिन सर, यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र मैंने अपने इंट्रो में किया था, जिन बिग बुल का जिक्र आप कर रहे हैं। सवाल यही है कि वैध हो गया है, एक हैंडसम अमाउंट के साथ लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन जिनको ना लीज का पैसा देना है, जिनको ना टैक्स देना है, वो तो जितना रेट होगा उससे 4 रुपए कम में देंगे। उनको खत्म कैसे किया जाएगा? सवाल मेरा सर ये है। उनको खत्म करने के लिए हमने सजेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किया है, उन्होंने उसको किसी हद तक उन्होंने उस चीज़ को समझा भी है। और अब उन्होंने सीईसी को दोबारा से 8 वीक का समय दिया है कि इन बिग बुल्स को मान लो या इन पे कैसे प्रभावी पेनल्टियां हो, जिससे कि इनको रोका जा सके, इन पे मॉनिटरिंग की जा सके। इसके लिए सीईसी को 8 वीक का समय दिया अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, पूरी एक्सरसाइज करके। और इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स मान लिए गए, इसको पेंडिंग रखा गया है। और उम्मीद करते हैं कि इस पे एक अच्छा उनकी ऑर्डर आएगा, अच्छा एक प्रभावी डायरेक्शंस आएंगे, जिससे कि इनके अवैध माफियाओं को रोका जा सकता है और राजस्थान की जनता को लूटने से बचाया जा सकता है। ठीक है संदीप शर्मा जी, आपको इस पूरे केस को लड़ते वक्त किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा? और अमूमन हम देखते हैं किस तरीके के केस होते हैं तो धमकियां भी आती हैं, प्रलोभन भी आते हैं, आप तक वो पहुंचे क्या?
नहीं, धमकियाँ वमकियाँ तो नहीं आई, बट देखिए ऐसा है कि इसमें सबसे मेजर पॉइंट जो सीईसी की रिकमेंडेशन में था वो ये था कि खातेदारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे जो सरकार ने 16/11/2017 के बाद अमेंडमेंट के द्वारा लीज़ें देना शुरू कर दिया था, जो कि पिछले 70 साल से कभी भी नहीं दी गई थी। उन लीजेस से सारा अवैध खनन चल रहा था। उन्हीं लीजेस के थ्रू अवैध खनन जो नदी से हो रहा था उसको लीगलाइज किया जा रहा था, उनके रवन्ने यूज़ किए जा रहे थे, जो कि सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में अच्छे से डिस्कस किया है और ये पाया है। और इसी रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट में खातेदारों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो रिकमेंडेशन सीईसी का एक्सेप्ट किया है और खातेदारी से जो लीजेस थी उन सबको बंद कर दिया है और ये डायरेक्शन दिया है कि खनन जो है बजरी का वो सिर्फ रिवर बेड से होगा। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जिससे कि वैध खनन जो चलेगा वो सुचारू रूप से चल पाएगा और जो अवैध खनन हो रहा था अब वो खातेदारी लीजेस से रवन्ने इशू नहीं हो पाएंगे, तो किसी भी प्रकार से वो लोग अपनी रवन्नों को इलीगली यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उसके उपरांत क्या है कि जो LOI होल्डर्स हैं उन्होंने चेक पोस्ट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो उन चेक पोस्ट पे जब भी कोई अवैध खनन करके आता है तो उसको रोक लिया जाता है। अब अगर वैध खनन चलेगा तो वैसे भी किसी के पास ऑल्टरनेट नहीं होता है कि अननेसेसरली अवैध करके और वो रिवर बेड से लेके और पूरे शहर तक उसको इलीगली लेके आए। इसलिए नेचुरली वो जहाँ पे वैध खनन हो रहा होता है वहीं पे जाता है। ठीक है संदीप जी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत लगता है कि जिनको काम ही इलीगल करने हैं वो लीगल को किस तरीके से इलीगल किया जा सकता है उसके तरीके वो पहले से निकाल कर रखते हैं। लेकिन आत्माराम गुप्ता जी, सर पब्लिक से जुड़ा सवाल, बजरी आज नहीं तो 2 महीने बाद सस्ती हो जाएगी, जितने की मिल रही है उम्मीद करते हैं कम से कम आधी रेट की तो हो जाएगी। जनता को क्या इसका फायदा मिलेगा? क्या उनको जो फ्लैट्स मिल रहे हैं आज की तारीख में उसमें थोड़ा डिस्काउंट होगा, दाम कम मिलेंगे, आसानी से खरीद पाएंगे? निश्चित तौर से जैसा अभी नवीन जी ने और तिवारी जी ने बताया, शर्मा जी ने बताया कि बैन खुलने से सिस्टमाइज वे के अंदर काम हो पाएगा। अवैध चीज़ वैध रूप में जब होती है, चाहे शराब की बात करें चाहे स्टील की बात करें, जहाँ जहाँ कंट्रोल होता है उसकी रेटें 2 गुना 3 गुना हो जाती है। लोग इलीगल वे से काम करते हैं और उसमें जनता के ऊपर निश्चित तौर से सीधी मार पड़ती है। जी, बजरी के ऊपर से रोक, अवैध के ऊपर रोक लगना और वैधानिक रूप से काम होना, जो पहले 20 रुपये फुट जैसा बताया नवीन जी ने, 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये, इस रुपये कीमतों के अंदर बजरी आ रही थी और बाद में बढ़ करके 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक कीमत आ गई। तो ये भार सीधा सीधा बिल्डर्स के ऊपर या आम जो घर बनाने वाला आदमी है जो अपना सपना पूरा कर रहा है उसके ऊपर भार पड़ा था। अब ये वैध होने से, अच्छा इसके साथ साथ ये हो रहा है कि अवैध के अंदर रात को गाड़ी आ रही है, हमें बड़ा मैनेज करना पड़ रहा है। कोई आदमी पुलिस इंस्पेक्टर आ रहा है, साहब बजरी कहाँ से आई कैसे आई, जबकि हम लोग तो बिल्कुल लीगली उसे चेक से पेमेंट कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, सारा सिस्टमाइज करते हैं, पर हर जगह शक की निगाह से देखा जाता है कि बजरी गाड़ी आई तो कहाँ से जा रही है, कहाँ चली, कहाँ पहुँची। तो हर जगह एक चोरी का एलिमेंट उसमें जुड़ के रहता था, जो एक आम उपभोक्ता तो बहुत फेस करना बड़ा मुश्किल था जी। तो उस चीज़ से सबको निजात मिलेगी। कोस्ट के अंदर मैं समझता हूँ 5 से 10% की कंस्ट्रक्शन कोस्ट में इसका फ़ायदा होगा जी। और अभी इसकी जगह अल्टरनेट जो हमने एम सेंट काम लेना चालू किया, दिल्ली वगैरह में भी काम आती है एम सेंट, जो माइन से निकलती है सीधी लाल रंग की कलर की, जो माइन बजरी के रूप में काम आ रही है, उसने भी अपना रूप ले, लेकिन उसकी भी कोस्टिंग बजरी की तुलना में जो रेगुलर वे में आ रही थी उसकी तुलना में 2 गुना 3 गुना कीमत उसकी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं इसका सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका स्वागत करता हूँ और आम आदमी के लिए जो बजरी अब उपलब्ध हो पाएगी, सीधे तरीके से उपलब्ध हो पाएगी, मंडी के अंदर आदमी जाके खड़ा होकर अपनी चाहत से खरीद सकेगा। अभी तक रात बरात फ़ोन कर दिया, गाड़ी आ गई और जैसी मिल जाएगी लेनी पड़ती है, लेनी पड़ जाएगी, और उसमें भी मारा मारी थी। अब हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार जाके मंडी से खरीदेगा और वाजिब दाम के अंदर खरीदेगा, कंपटीशन में खरीदेगा, तो उसकी राहत आम मकान बनाने वाला बिल्डर हो और दूसरे लोग हो, सबको राहत। ठीक है निर्मल, सवाल आपसे है, सवाल ये कि अभी तो सिर्फ 8 के आसपास ऐसी लीज हैं जिनमें खनन शुरू हो पाएगा क्योंकि उनके पास ईसी है, 82 के आसपास टोटल हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब तक सारी फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं करेगी तब तक कैसे माना जाए कि जनता को फायदा होगा और इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए विजेंद्र, बहुत तकनीकी सवाल है आपका, इसको समझना बहुत जरूरी है कि 82 जो लीज है उनमें से 3 शुरू हो चुकी हैं, 5 को ईसी मिल चुकी है और बाकी सब ने ईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस लगा दी, उनकी सुनवाई हो चुकी है, जल्दी उनको ईसी भी मिल जाएगी। उसके इससे पहले जो रिप्लेसमेंट स्टडी की वाली बात थी वो सारी पूरी हो चुकी है।
तो बजरी, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके करीब 1-1.5 महीने के अंदर फुल फोर्स के साथ इन जितनी भी उम्मीद की जा रही है, खासकर जो बहुत फिजिबल जो लीज है, क्योंकि 19 लीज तो पहले ही जो लीज होल्डर्स थे वो पहले ही छोड़ चुके थे क्योंकि फिजिबल भी नहीं थी और उनमें उस तरह का उनको जो मिनरल चाहिए था वो मिनरल मिल नहीं पा रहा था। लेकिन देवली शुरू होती है, टोडा रायसिंग शुरू होती है, खंडार या सवाईमाधोपुर की अगर लीजें शुरू होती है तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर जनता जो चोरी की जो खरीद रही थी और बहुत महंगे दामों में खरीद रही थी उसका फायदा होगा। और जिस तरह से सबने जिक्र किया, नवीन जी ने भी जिक्र किया, संदीप जी ने जिक्र किया, देखिए खातेदारी में राजस्थान के अंदर 211 लीज थी, उसमें से अकेले 50 के करीब लीज तो सिर्फ और सिर्फ नागौर के रियाबड़ी में थी। उसका नतीजा यह निकला था कि 5 किलोमीटर का जो दायरा था नदी के आसपास का, वहां अवैध स्टॉक कर लिया गया, क्योंकि वहां वो अगर कहते थे कि मिनरल का स्टॉक है तो इतना स्टॉक नहीं था। बजरी वही नदी से निकाली जा रही थी, वही रवन्नों की चोरी हो रही थी और जनता से उसका सीधा सीधा भार पड़ रहा था। अगर आत्माराम जी भी अगर कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे, अगर ये ज्यादा दाम में अगर बजरी खरीद रहे तो जनता से ही वसूलेंगे, अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं। तय है तो इनके जो प्रोजेक्ट थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई, तो निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। 211 अगर खातेदारी की लीजें बंद कर दी जाती हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश कर दिया। और आज मेरी दिन में माइंस विभाग के अधिकारियों से बात हुई, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल से भी हमने बात करी, केबी पंड्या जी जो डायरेक्टर उनसे भी बात करी, मंत्री प्रमोद भाया से भी बात हुई। सबका कहना यह था कि जैसे ही आज आदेश आया है तुरंत प्रभाव से पूरे महकमे को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके प्रदेश के अंदर वैध बजरी खनन शुरू हो। साथ ही साथ लीज धारक जो जिनको 13 महीने 5 दिन अभी नॉन डाइज पीरियड के अंदर जिनको खनन करना है उनको भी ताकीद कर दिया गया है कि आपकी जो पूरी पुरानी जो टीम थी, जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे थे, जो चेक पोस्ट थे, उनको आप तुरंत प्रभाव से तैयार रखें। किसी भी वक्त जैसे ही आपको ईसी मिलेगी उसके अंदर 13 महीने के लिए जो आपका जो शेष अवधि बची हुई है उसके अंदर वैध बजरी का आपको खनन शुरू करना है। साथ ही साथ सरकार यह भी ताकीद कर दिया गया कि इस 13 महीने के अंदर नए सिरे से कौन सी लीज होंगी, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कहां लीज होंगी, इस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाए ताकि जैसे ही 13 महीने 5 दिन की अवधि खत्म होगी तुरंत प्रभाव से 1 दिन का भी गैप नहीं लगेगा और नए सिरे से लीज शुरू हो जाएंगी। यानी जनता को अब राहत ही राहत मिलने वाली है। नवीन शर्मा जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है सर, वैध तो शुरू हो ही जाएगा, क्या वाकई में आपको उम्मीद है कि अवैध पूरे हिसाब से जड़ से खत्म हो जाएगा? क्योंकि अवैध की वजह से जिंदगियां भी खोई हमने, पुलिस के ऊपर भी ट्रक चढ़ जाते थे, ट्रैक्टर चढ़ जाते थे, हालात बहुत विकराल हमने देखे। क्या उन स्थिति को अब माने कि इतिहास की बात हो गई है, भूतकाल हो गया, भविष्य में ऐसा नहीं होगा? देखो, जहां तक अवैध का सवाल है, सरकार की अगर इच्छा शक्ति रहेगी तो अवैध को काबू पाना इतना बहुत बड़ी कोई चैलेंज नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति होगी, साथ में वैध लीगल चालू हो जाएगा बजरी का काम, तो लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा। लीगल बजरी जब इजीली उनको अवेलेबल होगी तो इलीगल की तरफ उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। पब्लिक इलीगल जो प्रमोटर, इलीगल माफिया हैं उनको प्रमोट नहीं करेगी, उनसे कोई माल खरीदेगा ही नहीं और उन पे प्रभावी कार्रवाई सरकार, हम भी सरकार को सहयोग करेंगे, हम हमारे जो व्यूज हैं, हमारे जो आइडियाज हैं उनको देंगे। सरकार अगर हमको साथ लेकर के और इन पे कोई ऑपरेशन करती है तो मे बी दैट विल बी सक्सेसफुल और इन माफिया का एक सफाया जो 4 साल में डेवलप हुआ है राजस्थान में, इसका सफाया किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, आत्माराम जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा और सवाल उन बिल्डिंग्स के लिए है, उन इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के लिए है जो अगले 3 महीने 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे और उनको बेचा जाना है। अब उसके कंपैरेटिवली 3-4 महीने बाद बजरी काफी सस्ती होगी, रेट कम होने शुरू होंगे, उन फ्लोर्स का और उन बिल्डिंग्स का क्या होगा सर? बिल्डर्स को नुकसान होगा? नहीं, उसमें नुकसान तो ऑलरेडी झेल ही रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी, चाहे सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, बजरी की बात करें, टाइल्स की बात करें, हर जगह पैंडेमिक पीरियड में उल्टा हुआ है मामला। चाइना वगैरह से बंद हो गए इंपोर्ट वगैरह और उनका परिणाम ये हुआ कि यहाँ लोकल जो मटेरियल से सारी चीज़ें कॉस्टली हो गई हैं। तो बिल्डर्स के ऊपर तो ऑलरेडी 10-15% का भार बढ़ चुका है। अब ये काउंट डाउन चालू होगा कि 2 महीने बाद में जो मेंटली प्रिपेयर हो चुके लॉस अफोर्ड करने के लिए या कॉस्ट बढ़ने के लिए, वो कम होना चालू होगा। मेरा आपके माध्यम से इतना जरूर कहना होगा कि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम, माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो जितनी खोदी जाती है माइंस के अंदर से बजरी निकाली जाती है, रिवर बेड से निकाला जाता है, उस जगह आपके माध्यम से मेरा कहना होगा उतनी मिट्टी बाहर से ला करके रिवर के अंदर वापस डालनी चाहिए ताकि वो चीज़ फुलफिल हो। जो गड्ढे बनते हैं और आने वाले 100 साल 200 साल बाद के लिए कोई चीज़ें तकलीफ देने वाली हो सकती है, उन चीज़ों से बचा जा सके तो रिफिल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, संदीप शर्मा जी, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा, क्योंकि हर तरीके के नियम है, कायदे हैं, कानून है, लेकिन नियम की पालना नहीं होती है तब इस तरीके की समस्याएं खड़ी होती हैं। सीईसी ने 8 रिकमेंडेशंस दिए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है और वो 8 रिकमेंडेशन अगर ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट होते हैं तो किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो पाएगा और बहुत जल्दी वैध खनन हो जाएगा। वैध खनन की एक बात जो आपने पहले पूछी थी, सीईसी की रिकमेंडेशन में टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब्ड है जितनी टाइम में एमओईएफ को एनवायरमेंट क्लियरेंस ग्रांट करनी है जी। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जिससे कि एमओईएफ पे भी टाइम फ्रेम में ईसी ग्रांट करने का डायरेक्शन है। और ये कितना टाइम फ्रेम है सर? 3 महीने का टाइम फ्रेम है
जिसमें रिकमेंडेशन को एंडोर्स करके उनको ईसी ग्रांट करनी है। तो उस बेसिस पे जितनी रिकमेंडेड ऑलरेडी हैं, तकरीबन सारी हैं, उनको मतलब माने 82 3 महीने के अंदर फुल फ्लैश्ड काम करना शुरू कर देंगे, उन 19 को छोड़कर जो सरेंडर करने की कगार में। जी, ये मानकर चले सर। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी आपका भी शुक्रिया, आत्माराम जी आपका भी शुक्रिया, और निर्मल तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। जल्दी से आप ये इंतजार जो कर रहे थे कि अवैध के चक्कर में मकान बनाना महंगा हो गया है, सरकार की ना जाने कितने लाखों करोड़ की योजनाएं होंगी जो अधर झूल रही हैं। उम्मीद कीजिए कि राजस्थान भी विकास करता नजर आएगा, आपका मकान भी जल्दी बनेगा, बिल्डिंग्स भी जल्दी बनेंगी, बाकी काम भी होंगे। बस वैध शुरू हो जाए और आप वैध को प्राथमिकता दें, अवैध को नहीं। नमस्कार।